नोज हैं। और रेस्पिरेशन की जो डिफिनीशन के बारे में हमने बात की थी कि इसमें क्या है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इंस्पायर द ऑक्सीजन टू द लंग्स एंड एक्सपायर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी और आउट ऑफ द बॉडी। और इसमें हमारे पास नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग्स जो हैं वो इसमें इसकी कंपोजिशन है। फिर हमने नोज के बारे में बात की कि नोज जो है मेन रूट है एंट्री का। और इसमें हमने ये भी बात की थी कि इसमें इरेगुलर कैविटीज मौजूद हैं और इसके दरमियान एक दीवार है जिसे हम नेजल सेप्टम कहते हैं, जिसने नोज को टू पार्ट्स पे, लेफ्ट और राइट पार्ट्स पे डिवाइड किया है। फंक्शन, इस फंक्शन के बारे में हमने बात की है, इसकी ब्रीथिंग और ओल्फेक्शन जो है उसके बारे में हमने बात की है। तो ब्रीथिंग जो है इसमें हमारे पास नोज में हवा जो है वो एंटर होते जा रहा है, बाहर आते जा रहा है, जिसमें जो है हम नोस्ट्रल के जरिए एयर को इन आउट करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं। और इसमें ये है कि नेजल कैविटी में हमारे पास ये जो एयर जाते हैं वहाँ पे ये ह्यूमिडिफाइड हो जाते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। और इसमें जो है ये थोड़े से उसमें मॉइस्ट भी, वो मॉइस्ट नेजल म्यूकोजा है जिसकी वजह से ह्यूमिडिफाइड हो जाते हैं। एयर को गर्म भी जो है वो इसलिए होता है इस एयर को कि इसमें जो है इमेंस वास्कुलरिटी ऑफ द म्यूकोजा मौजूद है। फिल्टरिंग और क्लीनिंग भी ये करते हैं, क्योंकि इस पे हमने ये बात बताई थी कि ये जो इसका क्लीनिंग या फिल्टरिंग है उसमें जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी में हेयर्स लगे हुए थे, जिसकी वजह से ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। सेंस ऑफ स्मेल के बारे में हमने बात की थी कि ओल्फैक्टरी सेल्स जो है वो रूप ऑफ द नोज में लगे हुए, और अगर कोई जो है स्मेल, कोई खुशबू वो जो है हवा में, एटमोस्फेयर में जो है वो इर्द गिर्द हो रहा है, तो ये सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं। और आफ्टर स्टिमुलेशन ये जो है इस मालिक्यूल को खींच के हमें पता चलता है। ओल्फैक्शन जो है वो डिटेक्शन और परसेप्शन के बारे में जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं, केमिकल्स के जो कि हवा में फ्लोटिंग करते हैं। और फिर जो है किसी का सेंस ऑफ स्मेल वो ग्रेट होता है और किसी का सेंस ऑफ स्मेल वो खराब होता है। जिसका खराब होता है इसको हम एनास्मिया कहते हैं। एनास्मिया मीन द सेंस ऑफ स्मेल लॉस, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। और इसके बारे में हमने ये बात भी की थी कि एक है एनास्मिया, दूसरा है इंसोमिया। इंसोमिया का मतलब है कि लॉस ऑफ द स्लीप। सो इंसोमिया मीन लॉस ऑफ द स्लीप। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिंग्स। पेरिंग्स, दिस इज 12 to digestive सिस्टम। ये जो हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास पेरिंग्स है तो वो 12 to
पैसेज वे है बोथ एयर और फूड का, उसमें जो है ये दोनों अहम इस पे जो है रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो फेरिंग्स है बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट हुआ है, और जब ये बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट हुआ है तो कहाँ पे, ये ओरोपेरिंग्स से भी पास हुआ है, नेजोपेरिंग्स का भी इसका पार्ट है। नेजोपेरिंग्स वो है जो नेजल पार्ट के पीछे जो पेरिंग्स मौजूद है, इसको हम नेजोपेरिंग्स, और ओरल कैविटी के पीछे जो पार्ट्स हैं तो पेरिंग्स है, तो इसको हम ओरोपेरिंग्स कहते हैं। तो ये दोनों एयर और बोथ दोनों में इन्वॉल्व हैं, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम में ये अहम रोल प्ले करते हैं। लैरिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बक्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बक्स भी कहते हैं। लाइज बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया, ये कहाँ पे, लाइज बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया, दोनों के दरमियान मौजूद है। इसकी फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच, पैसेज वे ऑफ एयर, साउंड का प्रोडक्शन, बातें करना, एंड आल्सो एयर का पास करना, ये लैरिंग्स का काम है। और लैरिंग्स की एनाटमी हम पढ़ चुके हैं, ओनली दिस इज द फिजियोलॉजी। ट्रेकिया के बारे में अगर हम बात करें, सो इट इज आल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप, इसको हम क्या कहते हैं, वाइंड पाइप भी कहते हैं। एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द लैरिंग्स अप टू T5 वर्टिब्रा, कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स जो है वो T5 वर्टिब्रा तक मौजूद है। डिवाइड इनटू द लेफ्ट राइट ब्रांकाई एट कैराइना, कैराइना के पॉइंट पे ये जो है लेफ्ट और राइट ब्रांकाई में डिवाइड हो जाता है। दिस इज द ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है इसको हम वाइंड पाइप भी कह सकते हैं, और ये T5 वर्टेब्रा की कंटिन्यूएशन अप टू द लैरिंग्स तक जो है वो गया हुआ है, लैरिंग्स से लेके T5 वर्टेब्रा तक। और ये 2 पॉइंट्स पे लेफ्ट और राइट ब्रांकाई पे डिवाइड हुआ है, विच इज नोन एज कैराइना। फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, सपोर्ट इम्पिटेंसी ऑफ एयरवे, ट्रेकिया की जो है वो इसकी सपोर्ट और पेटेंसी एयरवे का, कफ रिफ्लेक्स, वार्निंग, ह्यूमिडिफाइंग, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग, एंड फिल्टरिंग ऑफ द एयर। सपोर्ट और पेटेंसी किस चीज का, एयरवे का, कफ रिफ्लेक्स का, गर्म करना, ह्यूमिडिफाइड करना, एंड फिल्टरिंग ऑफ द एयर का करना, ये जो है ट्रेकिया का काम है, जो कि नोज से स्टार्ट हुआ है। फिर जो है हम लंग्स के बारे में बात करेंगे। लंग्स जो है, लंग्स आर सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी, कहाँ पे मौजूद है, चेस्ट कैविटी में लंग्स मौजूद है। ह्यूमन बॉडी कंटेन 2 लंग्स, ह्यूमन बॉडी जो है उसमें 2 लंग्स मौजूद है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स। राइट लंग कंटेन 3 लोब विद लेफ्ट लंग्स कंटेन 2 लोब। राइट साइड पे लंग्स भी मौजूद है और लेफ्ट साइड पे भी लंग्स मौजूद है। जो राइट साइड पे लंग्स मौजूद है इसको हम कहते हैं, इसमें 3 लोब्स हैं, और जो लेफ्ट साइड पे लंग्स मौजूद है इसको हम कहते हैं, सॉरी इसको इसमें जो है 2 लोब्स मौजूद हैं। लंग्स आर कोन शेप एंड हैव एपेक्स, बेस, टिप, कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। लंग्स कोन शेप है, इसका एपेक्स है, बेस है, टिप है, कॉस्टल सरफेस है एंड मीडियल सरफेस, कॉस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। तो ये हमारे पास जो है लंग्स के बारे में बातें। अच्छा, एपेक्स के बारे में अगर हम बात करें, सो दिस इज राउंडेड एंड अराइजेस इनटू द रूट ऑफ द नेक, ये जो है राउंडेड है और रूट ऑफ द नेक के साथ जो है ऊपर अराइज हुआ है। इट लाइज क्लोज टू द फर्स्ट रिब, ये फर्स्ट रिब के साथ बहुत करीब है। बेस के बारे में अगर हम बात करें, एपेक्स मीन हेड जो है, इसका जो हेड है सर है। बेस का जो बेस है, दिस इज कनकेव एंड सिमी लूनर शेप, ये कनकेव है और सिमी लूनर शेप है। सिमी लूनर मीन हाफ मून शेप, एंड लाइज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, और ये कहाँ पे मौजूद है, अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। व्हाट इज डायफ्राम, डायफ्राम इज अ लेयर which separate the thoracic and abdominal cavity from each other. अच्छा, नाउ जो है हमारे पास कोस्टल सरफेस, कोस्टल सरफेस,
दिस सरफेस इज कन्वेक्स, ये सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, बेस कनकेव था और ये सरफेस कन्वेक्स है, एंड लाइज डायरेक्टली अगेंस्ट द कॉस्टल कार्टिलेज, और कहाँ पे मौजूद है, कॉस्टल कार्टिलेज के अगेंस्ट जो है वो डायरेक्टली मौजूद है, एंड रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरकोस्टल कार्टिलेज के अपोजिट साइड पे या अगेंस्ट जो है के पीछे मौजूद है। दिस इज द कोस्टल सरफेस। मीडियल सरफेस के बारे में अगर हम बात करें, दिस इज अ कनकेव सरफेस, मीडियल सरफेस कनकेव सरफेस है एंड हैज रफली ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया कॉल्ड हाइलम, और ये जो है रफली ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया है जिसे हम हाइलम कहते हैं, थ्रू विच द ब्लड वेसल नर्व एंड ब्रांकस पासेस, जिसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, नर्व वेसल, अच्छा ब्लड वेसल, नर्व एंड ब्रांकस जो है इसमें पास हुए गए हैं, और इसके ऊपर जो कवरिंग है इट है द लंग्स इज कवर्ड बाय एन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, और ये जो लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन कवर है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरा कहते हैं, और इस प्लूरा की जो है अच्छा, और लंग्स की फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड इन द अल्वेओलाई ऑफ द लंग्स, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो अल्वेओलाई ऑफ द लंग्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजनेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द लंग्स की जो कवरिंग है या लंग्स की जो सरफेसेस है, बॉर्डर्स है, उस पर हमने बात की है। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अहम रोल प्ले करते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कैरीड इन द ब्लड इनटू डिफरेंट वेज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफरेंट वेज पे क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, कैरिड आउट हो जाते हैं। ऑक्सीजन इज कैरिड आउट इन द ब्लड इज द केमिकल कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जो है इसके साथ एक ब्लड कंबाइन होते हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल, इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, और विद द हीमोग्लोबिन विच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन Hb प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मिलना दिस इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। In active tissue there is increased production of carbon dioxide and heat, इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, एक्टिव टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो साथ में हीट भी इंक्रीज होता है, विच लीड्स टू इंक्रीज द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से इसके इंक्रीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है नॉट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, इन दिस वे द ऑक्सीजन इज अवेलेबल टिश्यू इन अ ग्रेट नीड। देखें दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म। एक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, जो फंक्शनल टिश्यू है, देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, एक्टिव टिश्यू में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीट की प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं, जिसकी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और हीट की प्रोडक्शन की इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज द रेज ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो है इंक्रीज अराइजेस ऑक्सीजन, इसमें जो है ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होता है। इन दिस वे ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू टिश्यू इन अ ग्रेट नीड, जिसकी वजह से टिश्यू के लिए जो है ऑक्सीजन का ग्रेट नीड बहुत ज्यादा लाजमी है। देखें जब टिश्यू जो है हीट कब प्रोड्यूस होगा, बीएमआर रेज होगा। व्हाट इज बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिटीज भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। मेटाबॉलिटीज मीन वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट में कार्बन भी शामिल है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो टिश्यू की ज्यादा मेटाबॉलिटीज है, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिक्रीज रिलीज होगा, हीट प्रोडक्शन होगा, तो रिजल्ट में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट वो इंक्रीज होगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज द फर्स्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का। इट एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय 3 मैकेनिज्म। ये जो है लंग से एक्सक्रीट होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसमें 3 मैकेनिज्म है। एज बाइकार्बोनेट आयन इन द प्लाज्मा, बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में प्लाज्मा में, एंड सम कैरिड इन आरबीसी लूजली कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। सम कैरिड इन आरबीसी, कुछ जो है वो आरबीसी में जो लूजली कंबाइन है हीमोग्लोबिन के साथ, एंड सम डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और बास जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। तो आप देखें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे पहले जो है हीमोग्लोबिन ब्लड में मौजूद है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का मिलना, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब एक्टिव टिश्यू में, एक्टिव टिश्यू मीन वो टिश्यू जो अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर लें, तो उस टिश्यू में क्या होते हैं, हमारे पास हीट ज्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि बीएमआर रेज है। जब बीएमआर रेज बेसल मेटाबॉलिक रेज वो हाई है, तो हाई होने की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगा। जब बीएमआर रेज और हीट प्रोड्यूस है, तो मेटाबॉलिटीज वेस्ट प्रोडक्ट भी ज्यादा रिलीज होगा, और जब वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिस एरिया में ज्यादा है, तो इसमें हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस ज्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, और उसका लोअर कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड है, और ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम जो ही सांस बाहर फेंकते हैं, ऑटोमेटिकली सांस अंदर भी लेना पड़ता है, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन अंदर होगा, एंड दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन को टिश्यू में बहुत ज्यादा जो है डिमांड भी होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट या ऐसे रिएक्शन वो जो है विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करें, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म का, तो इसमें जो है लंग से एक्सक्रीट होते हैं, और इसके 3 मैकेनिज्म हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या तो बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में प्लाज्मा में जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, या जो है आरबीसी के साथ थोड़ी सी जो है वो लूजली विद द हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा, कैरी होगा, या जो है सम डिजॉल्व इन प्लाज्मा, या प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। प्लूरा के बारे में अगर हम बात करें, द लंग्स इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। लंग्स जो है वो एक मेम्ब्रेन के साथ कवर है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या है, द मेम्ब्रेन विच आर इनहेरेंट क्लोज कांटेक्ट टू द लंग्स। विसरल प्लूरा वो प्लूरा है जो कम क्लोज जो है वो लंग्स के साथ अटैच है, एंड पेराइटल प्लूरा द मेम्ब्रेन एडहेरेंट टू द चेस्ट वॉल। और वो पेराइटल प्लूरा वो है जो चेस्ट वॉल के साथ यही अटैच है। 2 मेम्ब्रेन है, एक है विसरल प्लूरा, दूसरा है पेराइटल प्लूरा। एक प्लूरा लंग्स के साथ अटैच है, दूसरा प्लूरा जो है वो रिब्स के साथ अटैच है, और दोनों के दरमियान जो फ्लूइड मौजूद है, इसको हम विसरल फ्लूइड कहते हैं, और इस फ्लूइड का काम है लुब्रिकेशन करना। द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरल स्पेस। लंग्स और प्लूरा के दरमियान जो स्पेस है, इसको हम प्लूरल स्पेस कहते हैं। कंटेन सीरियस serous fluid or pleural fluid, no air there, उधर बिल्कुल भी एयर मौजूद नहीं है, which allow them to glide each over each other and prevent friction between the during। लंग्स और प्लूरा के दरमियान एक स्पेस है, जिसे हम कहते हैं विसरल स्पेस और प्लूरल स्पेस, और ये जो है इसमें बिल्कुल भी एयर मौजूद नहीं है, और ये जो है एक दूसरे के साथ ग्लाइडिंग में, या जो है एक दूसरे के साथ वो जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, और एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन से और सांस में लेते वक्त जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, इससे बचाते हैं।
नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है डायफ्राम। द मेम्ब्रेन विच सेपरेट चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड डायफ्राम। जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि वो मेम्ब्रेन जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, एवोटा एसोफेगस passes through it. Aorta और एसोफेगस इससे पास होता है। नाउ रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट के बारे में अगर हम बात करें, सो द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट टाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब रेट ऑफ द ब्रीथिंग पर मिनट टाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रेट। और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना है? 14 to 16 ब्रीथ पर मिनट, 14 to 16 ब्रीथ पर मिनट। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास मौजूद है वो है टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच नॉर्मल ब्रीथिंग कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ द एयर, एयर का वो वॉल्यूम जो हम इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड करते हैं विद ईच नॉर्मल ब्रीथिंग, एक नॉर्मल ब्रीथिंग में, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। एंड टाइडल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। ये जो है 500 ml है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करें, सो इसमें हमारे पास है एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करें, inspiration or inhalation is said to be an active process because involve muscle contraction. The diaphragm and the intercostal muscles contracting intercostal pulls of the rib cage up and out, causing the elastic lungs stretch, the expanding lungs causing the air inside to expand. Inspiration हमारे पास क्या है? इसको हम inhalation भी कहते हैं। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं या अलाउ हैं। द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्टिंग इंटरकोस्टल पुल द रिब केज एंड काजिंग द इलास्टिक लंग स्ट्रेच। इसमें जो है ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिब केज को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और खींचने के बाद जो है द एक्सपेंडिंग लंग काज द एयर इनसाइड टू एक्सपेंड, और एयर जो है वो इनसाइड या आउटसाइड जो है वो चले जाते हैं। एक्सपायरेशन के बारे में इनसाइड आ जाते हैं। एक्सपायरेशन के बारे में अगर हम बात करें, सो द इनहेलेशन द एक्सहेलेशन सेड टू बी पैसिव प्रोसेस। और ये जो है पैसिव, हम हवा को अगर अंदर खींचते हैं तो ये एक्टिव प्रोसेस है, और बाहर खींचना वही मसल जब कंट्रैक्ट हुए हैं तो वो बाद में रिलैक्स भी होंगे। रिलैक्स होने की वजह से वो क्या करेंगे, वो जो है एक्सपायरेशन प्रोसेस अमल में लाएगा। एंड दिस इज द पैसिव प्रोसेस, डज नॉट इन्वॉल्व मसल कंट्रैक्शन। में मसल कंट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल रिलैक्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल स्पेसेस या जो इंटरकोस्टल रिब्स हैं वो रिलैक्स हैं। द लंग्स रिक्वाइल इलास्टिकली रिड्यूस देयर वॉल्यूम, और लंग्स जो हैं वो दोबारा रिक्वाइल होते हैं, इलास्टिकली वो जो है इलास्टिक भी हैं, रिड्यूस देयर वॉल्यूम, अपना वॉल्यूम डिक्रीज करके एयर को बाहर छोड़ते हैं। दिस इज द पैसिव वॉइस। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है जी। आपके पास 3 मिनट हैं, पीछे से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को किधर समझ नहीं आए तो आप लोग क्वेश्चन करें। यू हैव ओनली 3 minutes।